हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ IIT इन थिंकिंग। गेस्ट पेपर 8 में आपका स्वागत है। मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट प्रेडिक्टेड क्वेश्चन, मोस्ट रेलेवेंट। और ये क्वेश्चन कोई रैंडम नहीं होते, बहुत ही एनालिसिस के बाद लिए जाते हैं, जो हर क्वेश्चन आपको 4 से 5 बातें सिखाते हैं। पूरी केमिस्ट्री में जो भी एक्सेप्शनल चीज़ें हैं, हर चैप्टर का जो कोर कॉन्सेप्ट है, हर चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू NCERT है या जो PYQ भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, वही हम यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं। और ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कोई रैंडम छोटा एक्सप्लेनेशन नहीं होता। अगर आपको थोड़ा भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो पूरा का पूरा चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप नीट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो और चाहते हो कि एटलीस्ट 160 प्लस स्कोर करो, तो आप सिंसियरली अगर हमें फॉलो किए हो तो डेफिनेटली करोगे, है ना। और ऑलरेडी ये चीज़ हमने कर दिखाया है। हमारे स्टूडेंट जो हैं 180 आउट ऑफ 180 ला रहे हैं, वो भी जब हम पेपर 50% जेई का रखते हैं तो आप पहले लेवल ऑफ क्वालिटी देखना, क्वेश्चन जो हमने लिया है क्या सच में जेन्युइन है। आप हम पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, है ना। और इवन किसी पर भी मत करो, कोई कुछ भी बोल रहा है यूट्यूब पे, कुछ भी आके बोलते हैं अभी क्रैक नीट इन लास्ट मंथ, ऐसा थोड़ी होता है, कोई जादू नहीं होता है। ठीक है, अगर आप सिंसियरली पढ़ाई किए हो, हार्ड वर्क किए हो, है ना, राइट डायरेक्शन में किए हो तो ही सिलेक्शन होगा। ठीक है, आप लेवल ऑफ क्वालिटी देखो, रेलेवेंसी देखो और फिर आप मुझे फॉलो करो अगर आपको लगता है तो। ठीक है, चलिए, मैं तो बस इतना चाहता हूँ आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप सही जगह पे पढ़ाई करो बस। ठीक है, चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन, बाकी हम बातें करते रहेंगे। तो पहले क्वेश्चन में बोला है कि रेट लॉ फॉर अ रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज़ गिवन। मान लो एक रिएक्शन है, उसका रेट लॉ आपको लिख के गिवन है। कितना रेट गिवन है? के और a टू द पावर n है और b टू द पावर m है, ये गिवन है। चलो इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। बोला है इफ़ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज़ डबल्ड एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इज़ हाफ्ड फ्रॉम देयर इनिशियल वैल्यू, द रेशियो ऑफ न्यू रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मतलब न्यू रेट हम मान लेते हैं R' है, और ये तब है जब A का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया जाए और B का कॉन्सेंट्रेशन बोल रहा है आधा किया जाए। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन आधा, अरे भाई लफड़ा हो जाता अभी तो। कॉन्सेंट्रेशन जो होता है ना, कॉन्सेंट्रेशन वो इन्वर्स होता है वॉल्यूम के। इन्वर्स होता है किसके भाई? वॉल्यूम के। ठीक है, हाँ सही है, कुछ लफड़ा नहीं हो जाता। वॉल्यूम गिवन होता तब लफड़ा होता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी का कॉन्सेंट्रेशन आधा, वॉल्यूम गिवन होता तब उल्टा करते हैं, और ये एम हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, ये आपको दे रखा है। अब इसको हम एक काम कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड कर लेते हैं इक्वेशन सेकेंड को। क्या हो जाएगा? R/R', और ये क्या हो जाएगा? K से K कट्टम कुट्टम, A से A भी कट्टम कुट्टम, और ये क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर n। डिवाइड कर लो, देखो वहाँ साफ साफ दिख रहा है ना। A से ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, K से K यही बचा, और इनटू यहाँ भी क्या हो जाएगा? B टू द पावर m, और ये क्या हो जाएगा? 2, और ये अपने पास क्या हो जाएगा? B टू द पावर m। तो ये वैल्यू भी कट्टम कुट्टम हो गया, डिवीजन किए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? R/R' इक्वल टू कितना हो गया? 2 टू द पावर 2n। समझना आप, ठीक है। और यहाँ पर ये जो 2 था, इस पे पावर भी तो m हो जाएगा। अरे भाई ये कट्टम हुआ ना m, इसके पावर 2 टू द पावर भी m था, तो उसको लिख लिया। अब देखो, अब और यहाँ पे क्या था? 2 टू द पावर, ठीक है, उसको भी लिख लेते हैं हम इधर, 2 टू द पावर m। अब पूछा था न्यू रेट क्या हो जाएगा, ठीक है। तो न्यू रेट अपने पास देखेंगे तो R' इक्वल टू क्या हो जाएगा? हम इधर ये R ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ आ जाएगा 2 टू द पावर n, यहाँ आ जाएगा 2 टू द पावर m, और ये R' क्या हो जाएगा? R और 2 टू द पावर n माइनस m हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया, नया रेट यही तो है। ठीक है, बस आंसर हो गया। अच्छा, ये मैंने कैसे लिखा आपको पता है? अगर कोई वैल्यू a टू द पावर m है, नीचे a टू द पावर n है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? a टू द पावर m माइनस n। अपॉन में होता है तो हम माइनस करके लिखते हैं। ठीक है, तो आंसर नंबर अपने पास क्या हो गया? फर्स्ट हो गया, और ये R' न्यू रेट था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और याद रखना, अगर ये बोलता वॉल्यूम आधा हो रहा है तो हम कॉन्सेंट्रेशन हम जब यहाँ पे लिखते तो उसको डबल कर देते, उल्टा कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ज़बरदस्त क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको सिखाता हूँ, डोंट वरी।
हाँ ये कलर ले लेते हैं। इसमें गिवन है कि बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस विल हैव द डेल्टा वो ज़ीरो। देखो डेल्टा वो ज़ीरो आपको निकालना है। तो डेल्टा वो क्या होता है, मतलब CFSC वैल्यू होता है। और CFSC अगर ऑक्टाहेड्रल के लिए निकाल रहे हो, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो उसके लिए क्या होता है -0.6, ठीक है, इनटू, और ये ऑक्टाहेड्रल के लिए -0.4 होता है, -0.4 इंटू T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है प्लस 0.6 इंटू EG में कितने इलेक्ट्रॉन है, और उसके साथ साथ पेयरिंग एनर्जी भी हम लिखते हैं। ये होता है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल में। अब फॉर एग्जांपल लेते हैं तो ही आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लो पहला एग्जांपल है अपने हमारे पास FeCN6 4-, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो पहले इसका। आयरन का X, इसका -6, और ये साइनाइड का -1 होता है तो 6 है तो -1 मल्टीप्लाई करके लिख लोगे, X बराबर आ जाएगा +2। तो आयरन है +2 में, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा 4s से, तो क्या बचेगा 3d6 बचेगा। और 3d6 है तो यहाँ पे हम जब D का क्या करेंगे, स्प्लिटिंग करेंगे। स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल का ऐसे होता है T2G, ठीक है, EG, ये होता है T2G, ये होता है EG। और ये D6 को भी आप ऐसे दिखा दो। D में कितने ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, इसको बोल लो 1 2 3 4 5 और ये 6। आप ध्यान से देखना, यहाँ पे जो लिगेंड लिया गया है CN, यही एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, पेयरिंग कर देता है। क्या कर देता है, पेयरिंग। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोअर एनर्जी में भरो 1 2 3, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है इसलिए पेयरिंग कर दो, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर CFSC आप निकालोगे इस केस में तो -0.4, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है देखो 6, और EG में जो भी 0 इलेक्ट्रॉन है तो कुछ भी लिखो आप, 0.6 इंटू 0। हाँ, पेयरिंग एनर्जी क्या होता है, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो उसको, इसमें कितने पेयरिंग इलेक्ट्रॉन हो उसको माइनस करने का, तो कितने हो जाएंगे 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 पेयरिंग एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो डेल्टा वो तो भाई अपने पास 0 तो नहीं आने वाला, CFSC नॉट इक्वल टू 0 होगा, सीधी बात है, पहला तो हट गया। अब दूसरा ऑप्शन आप चेक करो तो इसमें आपके पास ये आ जाएगा। अब दूसरा वाला हम देख लेते हैं उसको, ये इधर ही लिखता हूँ मैं, इसको इधर कर देता हूँ पहले ऊपर और फिर उसको इधर लिखता हूँ। देखो दूसरा वाला में अपने पास क्या है, CO NH3 और SCN है, ठीक है। और अगर आपसे डाइपोल मोमेंट पूछता है ना, ये म्यू, तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना पॉइंट समथिंग आता है। ये ट्रिक है, मान लो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो डाइपोल 5 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो फिलहाल इसको देख लेते हैं हम। तो इसका आ जाएगा CO3+, अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, तो ये 3d7 होता है 4s2 3d6 हो जाएगा। तो 3d6 है, कोबाल्ट जो होता है अमोनिया के साथ वो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही है, कोबाल्ट अमोनिया के साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। और CO3+ वाटर के साथ भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, CO3+ H2O के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, ये भी याद रखो। तो इसका भी अपने पास जो CFSC आ जाएगा वो भी नॉट इक्वल टू 0, सिमिलर तरीके से आएगा, फिर से आप वही स्प्लिट कराओगे, ठीक है। और हम एक ऑप्शन साफ सब दिख रहा है, चौथा अगर देखते हैं तो MnSCN6 4-, ठीक है। तो इसमें अगर हम निकालेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर Mn2 -6 हो जाएगा और ये आ जाएगा +2 आ जाएगा। तो इसका निकालेंगे 3d5 4s2, इसका 3d5 हो जाएगा। और जो SCN है ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो 3d5 को आप स्प्लिट कराओगे। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में पेयरिंग एनर्जी नहीं काउंट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3, वीक फील्ड लिगेंड है तो इसको ऊपर पेयरिंग नहीं करोगे। और यहाँ पे जब आप CFSC निकालोगे तो देखना CFSC, तो ये T2G है, बोलना नहीं, ये EG है। तो -0.4 इंटू T2G में 3 प्लस 0.6 इंटू 2, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसको हम लिख लेंगे, ये अपने पास इतना। और इसमें अगर आप पेयरिंग एनर्जी भी नोटिस करो तो 0 पेयरिंग एनर्जी है, क्योंकि इसमें अगर D5 बनाओ तो देखो एक भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, 1 2 3 4 5, और इसमें भी कोई पेयर्ड नहीं है, तो ये 0, तो ये अपने पास 0 आ जाएगा,
0 आ गया। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 5 हैं, तो इसका जो म्यू आ जाएगा, म्यू भी 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, जो गिवन है 96 आंसर। ठीक है, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसको पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो मैंने ये कर दिया। चलो आगे देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है मोस्ट डिफ़िकल्ट टू प्रोटोनेट। तो लोन पेयर, अगर मान लो कोई एटम है, इसके पास लोन पेयर है, तो ये अगर ईजिली डोनेट कर रहा है तो उसको क्या करते हैं, प्रोटोनेट बोलते हैं, है ना, प्रोटोनेट। तो ये अवेलेबल रहेगा तभी तो, कोई चीज़ अगर है तभी तो प्रोटोनेट करेगा। आप मान लो आपके पास पैसे हैं खुद के पास, तभी तो आप किसी को दोगे ना। तो अवेलेबिलिटी चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो ये ऑक्सीजन के पास सब में लोन पेयर है, वैसे ऑक्सीजन के पास 2-2 लोन पेयर होता है, तो बना लो। ठीक है, समझना। तो द मोस्ट डिफ़िकल्ट टू प्रोटोनेट, ये फिनाइल है, तो फिनाइल कुछ ऐसे होगा, बेंजीन रिंग होगा यहाँ पे, और बेंजीन रिंग है अगर, तो OH, ये क्या हो जाएगा, ये है डीलोकलाइज्ड है। क्या है, डीलोकलाइज्ड है, तो इसकी अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि ये रेजोनेंस में चला गया ना इसके डबल बॉन्ड के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो गई, डिक्रीज हो जाएगी, तो डिफ़िकल्ट होगा प्रोटोनेट में, डिफ़िकल्ट होगा प्रोटोनेट में। बाकी भी देख लेते हैं, इसमें तो ऐसा नहीं है, अवेलेबल है ये, इसमें तो ये दे भी रहा है और ज़्यादा अवेलेबिलिटी बढ़ रही है, इसमें तो ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी है। तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट कहाँ होगा, ऑप्शन नंबर ए में होगा, डिफ़िकल्ट टू प्रोटोनेट। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो SnHCl अगर है तो वो रिड्यूस करता है, NO2 को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, वो कर देगा NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर देगा, वो कर देगा NH2 में कन्वर्ट। फिर अगर मान लो उसके पास क्या है, उसके पास अगर यहाँ पे गिवन है एसिटिक एनहाइड्राइड, मतलब AC2O, मतलब होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, ये है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताते हैं। यहाँ पे हो जाएगा, ये लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो ये वाला लोन पेयर अटैक करेगा यहाँ, ये बॉन्ड टूटेगा, ये नेगेटिव, ये वापस आएगा, इसको मार के बाहर निकालेगा। तो जैसे ही बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, और ये हो जाएगा NHCO CH3। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद आपको गिवन है Br2 और ACOH, मतलब क्या होता है, एसिटिक एसिड है वर्कअप के लिए, और यह एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ पे जोड़ता है, ऑर्थो और पैरा पे जोड़ता है। यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल क्या निकलेगा, Br+, तो ये क्या करेगा, ऑर्थो पैरा पे जोड़ेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा NHCO CH3। तो ये क्या करेगा, एक बार ऑर्थो पे जुड़ा है यहाँ पे, और एक बार कहाँ पे जुड़ जाएगा, पैरा पे जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा NHCO, और एक बार पैरा पे जुड़ गया। ठीक है, मेजर कौन होगा, पैरा वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक कम है। ठीक है, अब जैसे ही ये जुड़ गया, आपको नेक्स्ट स्टेप में गिवन है NaOH गिवन हो या H3PO2 गिवन हो, ये सभी क्या करते हैं, ये वाला जो ग्रुप होता है फिर से उसको हटा के NH2 में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये NH2 हो जाएगा और ये Br हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, पैरा ब्रोमो एनिलीन बोलेंगे इसको। तो ये रहा ज़बरदस्त क्वेश्चन, पैरा पोजीशन पे है ना, ब्रोमो एनिलीन, पैरा ब्रोमो एनिलीन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अपने पास है ये। तो ये क्या बोला है, बोला है कि नाइट्रोजन फॉर्म ऑक्साइड विथ +1 to +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ p pi बॉन्ड विथ ऑक्सीजन। तो देखो N2O5 का पहले स्ट्रक्चर आप बना लो, है ना, ये होता है स्ट्रक्चर, और O, ये N O, और यहाँ पे क्या हो जाता है ये। ठीक है, और यहाँ पे नाइट्रोजन +5 में है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन किस में है, +5 में है। तो नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म पेंटा हाइलाइट, मतलब +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन डी ऑर्बिटल। नाइट्रोजन है ना, डोंट फॉर्म हाइलाइट
इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, क्योंकि इसके पास इट डोंट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है, तो इसलिए पेंटा हैलाइड नहीं फॉर्म करता। ये बात हो गई। उसके बाद क्या बोला, नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म हैलाइड्स विथ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, सही है। तो नाइट्रोजन +5 में क्या फॉर्म कर सकता है ना, इन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इट कैन अचीव +5 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज इट कैन फॉर्म p बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये भी बात सही है कि नाइट्रोजन p ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है +5 में, ये करेक्ट है। और दूसरा, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे से चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन, जैसे आपको गिवन है टॉलिन, गिवन है, टॉलिन तो नहीं बोलेंगे, बेंजीन में होता है, ये गिवन है। और आपको फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे गिवन है Br2 और H/μ, मतलब ये उस ब्रोमीन के केस में हमेशा ऑलवेज 3 डिग्री वाला जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट देता है, 3 डिग्री रेडिकल। तो यहाँ पे जितने डिफरेंट हाइड्रोजन होंगे उतना टोटल प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन हमें यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट नहीं पूछा है, मेजर प्रोडक्ट पूछा है। पूछा ना हो पूछा हो, हमेशा मेजर बनाना है। ये 3 डिग्री बनाएगा, तो 3 डिग्री वाला हाइड्रोजन हटेगा, रेडिकल बनेगा वहाँ पे, और वहाँ पे पहले स्टेप में ब्रोमीन आके जुड़ गया। नेक्स्ट स्टेप में अपन को गिवन है अल्कोहलिक KOH गिवन है, और अल्कोहलिक KOH हीट के साथ गिवन होता है, तो वहाँ होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या करेगा मैं आपको बताता हूँ। देखो ये ब्रोमीन है 0, इसके बगल अल्फ़ा, बीटा और ये है बीटा, ठीक है। तो ये अल्कोहलिक KOH बीटा H को लेगा, ये इधर आएगा, इसको मार के बाहर निकालेगा, तो अपने पास क्या हो जाएगा, अपने पास हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये और ये ऐसे बना देगा, है ना। हमने इसी बीटा H को क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ से अल्फ़ा H ज़्यादा आ रहे हैं मैक्सिमम। उसके बाद हमने क्या डाला, HBr और क्या है ROR। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये कार्बोकटायन जो बनेगा एल्कीन पे वो 3 डिग्री, और यहाँ पे कितने डिग्री बनेगा 2 डिग्री। हमेशा यही करते हैं HBr। लेकिन ये परऑक्साइड अगर गिवन है यहाँ पे, तो हमेशा याद रख लेना वहाँ पे होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल मतलब लेस स्टेबल कार्बोकटायन विल गिव मेजर प्रोडक्ट, वही मेजर प्रोडक्ट देगा। तो इस बार आप Br को कहाँ पे जोड़ लोगे, Br को आप इस पोजीशन पे जोड़ लोगे, बात खत्म। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन कभी गलत टिक करूँ तो भाई देख लेना आप, कभी कभी हो जाता है ना। ये वाला देखते हैं, पेयर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस हैविंग द सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अब सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो तो V2 है, और निकाल लेते हैं CO2+ है, तो इसमें क्या हो जाएगा 3D, लास्ट में स्कैंडियम टाइटेनियम बने 3D3 4s2 3D7 4s2, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ठीक है। सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये 2 तो गायब हो जाएगा, ये भी 2 गायब हो जाएगा, है ना। इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इधर लिखते हैं 3। इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 7 था, 5 भर जाएगा, 2 आएगा, मतलब इसमें भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अरे भाई 7 था, देखो ऐसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने अनपेयर्ड है 3 इलेक्ट्रॉन। और ये डी वाले में तो है ही 3, इसमें तो है ही 3, तो 1 2 3, तो इसमें भी 3, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्यों जाओगे आगे, है ना। एग्ज़ाम में ऐसे ही करना, आंसर मिला पहला जो पूछ रहा, बात खत्म। इसमें बोला है कि सॉल्यूशन इज़ मेड बाय मिक्सिंग 1 मोल ऑफ वोलेटाइल लिक्विड A, मतलब A के लिए जो मोल गिवन है Na गिवन है 1, और B के लिए कितना मोल गिवन है 3B, Nb गिवन है 3। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A, मतलब P0A कितना गिवन है 200 गिवन है, और दैट ऑफ सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन का वेपर टोटल गिवन है, सॉल्यूशन P टोटल गिवन है और 500 गिवन है, ठीक है भाई। चलो हमें पता है P हम टोटल लिखते हैं तो होता है P0A ज़ाई A प्लस P0B ज़ाई B होता है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 500, और ये हो जाएगा कितना P0A 2
और ये कितना हो जाएगा, जाई ये 1 डिवाइड बाई टोटल 4 प्लस पी नॉट भी आपसे पूछा था, ये कितना हो जाएगा 3/4, तो कितना हो जाएगा पी नॉट बी इक्वल टू आ जाएगा 600। अब पी नॉट 600 है और आपको गिवन था पी नॉट ए कितना गिवन था 200 था, तो साफ साफ दिख रहा है जो पी नॉट ए है वो कम है पी नॉट बी से, यही तो है कंक्लूजन। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, ये 4th हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट आपको केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर 1 शॉट है, 1 घंटे का है, आप देख लेना। मतलब 99% आप कोई भी प्रॉब्लम में कभी नहीं उलझोगे, जे एडवांस तक का प्रॉब्लम नहीं उलझोगे। ठीक है, मैक्सिमम नीट का तो आप उड़ा दोगे। तो 1 घंटे का लेक्चर देख लेना, आपको मुझे पूरा भरोसा है आपने कोई लेक्चर देखा उससे आपको 10 बातें एक्स्ट्रा ही मिलेंगी और यूनिक मिलेंगी और न्यू अप्रोच मिलेगा। चलो इसमें क्या बोला था, नंबर ऑफ स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन पूछा है ना, और विथ नॉन ज़ीरो डाइपोल मोमेंट। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन के लिए स्टेरिक नंबर निकालते हैं, क्या होता है हाफ, फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, अगर नेगेटिव चार्ज हो तो ऐड कर देना, पॉजिटिव चार्ज हो तो सब्ट्रैक्ट कर देना, और मोनोवैलेंट एटम हो तो ऐड कर देना। अगर ये 2 है तो ये sp, 3 है तो sp2, 4 है तो sp3, 5 है तो sp3d और इसको ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बोलते हैं, 6 है तो sp3d2। ठीक है, और डाइपोल मोमेंट के लिए मैं बता दूं, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम इक्वल टू हो गया साइड एटम और नंबर ऑफ बॉन्ड टोटल बॉन्ड कितने हैं मॉलिक्यूल में, तो वो हो जाएगा अपने पास टोटल क्या, म्यू इक्वल टू हो जाएगा 0, जिसको हम बोलेंगे नॉन पोलर। क्या बोलेंगे, नॉन पोलर। ठीक है, तो अगर मान लो हमारे पास क्या है SO2 है, SO2 है तो यहाँ पे स्टेरिक नंबर निकालो, कितना हो जाएगा, हाफ, सेंट्रल एटम सल्फर H है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, ऑक्सीजन तो मोनोवैलेंट एटम नहीं है, मोनोवैलेंट केवल हाइड्रोजन है, तो ये आ जाएगा 3 मतलब sp2 आ जाएगा। और यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है 6 है, साइड एटम कितना है 2 है, तो म्यू नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब क्या आ जाएगा, पोलर हो जाएगा। और इन जनरली बातें होती हैं, बाकी आप एक वीडियो है ट्रिक एंड टिप्स का 10-15 मिनट को होगा हाइब्रिडाइजेशन और पोलर नॉन पोलर का भी। तो हमारा ट्रिक ऐसा होता है जिसमें हम सब कुछ एक्सेप्शन भी बताते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको लॉलीपॉप दे दें, केवल ट्रिक बता दें और बाकी अगर कुछ थोड़ा सा राइट लेफ्ट हो आप गलत करके चले आओ, नहीं, आपको जो एक्सेप्शन होगा वो भी बताया जाएगा। वहाँ पे लगभग 100% परफेक्शन की तरफ ट्रिक बताया जाता है। ठीक है, कहाँ पे और उलझ सकते हो, तो ये हो जाएगा। और लोन पेयर कैसे निकालोगे, लोन पेयर का भी ट्रिक होता है। जो लोन पेयर होता है क्या होता है, स्टेरिक नंबर जो आया माइनस साइड एटम कर लेना, ये भी ट्रिक है। तो यहाँ पे अब मैच ही नहीं किया, वो बोला था नॉन ज़ीरो डाइपोल मूवमेंट होना चाहिए, अच्छा नॉन ज़ीरो तो है इसमें। और हाँ लोन पेयर निकाल लेते हैं, लोन पेयर क्या हो जाएगा, कितना है साइड एटम, स्टेरिक नंबर 3, साइड एटम कितना है 2, तो लोन पेयर आ गया 1 आ गया। अरे वाह सही है, लोन पेयर 1 आ गया। लेकिन क्या बोला था, विथ नॉन ज़ीरो डाइपोल मूवमेंट और द हाइब्रिडेशन ऑफ द मॉलिक्यूल विथ नॉन ज़ीरो डाइपोल मूवमेंट एंड हाईएस्ट नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल। लोन पेयर भी हाईएस्ट होना चाहिए भाई, 1 का बना दिया। और चलो देख लेते हैं XeF2 का निकालते हैं, ऐसे रैंडम निकालते हैं, ये जो कि मैंने, तो यहाँ पे स्टेरिक नंबर निकालो, कितना हो जाएगा, हाफ, जेनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, हेलोजन का 7 होता है, और यहाँ पे मोनोवैलेंट एटम में 2, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो आ जाएगा 5। और लोन पेयर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 5 आया, माइनस साइड एटम कर लो 2, कितना हो जाएगा 3 लोन पेयर हो जाएगा। ठीक है, चलो लोन पेयर तो 3 है, लेकिन सब में लोन पेयर निकालना है। NF3 में अगर निकालोगे तो स्टेरिक नंबर निकाल लो, और ये हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d हो जाएगा। इसमें निकालेंगे 1 और नाइट्रोजन का 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 3, ये आ जाएगा 4, लोन पेयर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, ClF3 कितना हो जाएगा, ClF3 स्टेरिक नंबर अगर निकालेंगे हाफ, और यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का 7, साइड एटम 3 आ जाएगा 5, और लोन पेयर निकालेंगे तो कितना 5 - 3 2 ही आ रहा है,
तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर sp3d हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर ए मैक्सिमम, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, और डाइपोल मोमेंट भी 0 है क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, जेनॉन का 8 है, साइड एटम 2 है, तो नॉन म्यू नॉट इक्वल टू 0 मतलब नॉन पोलर है, नॉन पोलर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, आगे अपने पास है ये। अब ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो देखो जो आइसोल्यूसिन होता है, आइसोल्यूसिन उसमें 2 कायरल सेंटर होते हैं, 2 कायरल सेंटर होते हैं। कायरल सेंटर मतलब क्या होता है, एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड हो। ग्लाइसिन जो होता है, ग्लाइसिन वो इकलौता अमीनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव होगा। ठीक है, और जो एस्पेरेटिक एसिड होता है, एस्पेरेटिक एसिड होता है, वो उसके पास क्या होता है, COOH होता है। और एक होता है जो सिस्टीन होता है, सिस्टीन जो होता है वो इजली डाइमराइज होता है क्योंकि इसमें कौन सा ग्रुप होता है, SH ग्रुप होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर देखते हैं, देखो ग्रुप 13 में एक्सेप्शन है, ग्रुप 13 बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंड्यूसियम, टेल्यूरियम। वैसे टॉप टू बॉटम आने पे साइज क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा लफड़ा अलग है ना, एल्युमिनियम ये हो जाता है। ठीक है, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, पुअर शिल्डिंग ऑफ, क्या हो जाता है, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो द मेटेलिक रेडियस ऑफ एल्युमिनियम इज लेस देन दैट ऑफ गैली, नहीं गलत है, इनकरेक्ट है ना। द आयनिक रेडियस ऑफ Al3+ इज लेस देन दैट ऑफ गैल्वेनियम, हाँ सेकेंड वाला करेक्ट हो जाएगा आयनिक रेडियस, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है द मोस्ट स्टेबल एंड लीस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल, तो C। अब ध्यान से देखना, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा के रेडिकल बनाएंगे, ये रेडिकल बनेगा, यहाँ पे ये रेडिकल बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा, यहाँ पे ये, तो रेडिकल की स्टेबिलिटी देखेंगे तो ये वाला रेडिकल कितने डिग्री है, 3 डिग्री है। और यहाँ पे अल्फ़ा एच भी आप देखो, हाइपर कंजुगेशन पहले देखते हैं, तो 3 3 6 2 8, अल्फ़ा एच भी बहुत ज़्यादा है ना, लगभग 8 है। ये वाला तो 1 डिग्री है, तो सबसे मोस्ट स्टेबल क्या है, मोस्ट स्टेबल 3 डिग्री होगा ना, कार्बोकैटायन जैसी स्टेबिलिटी होती है फ्री रेडिकल की। लेकिन जैसे ही आप इसको बनाओगे तो आप क्या खा जाओगे, पहले बोल, अच्छा ऑप्शन से भी ये एलिमिनेट कर सकते हो आप, ऐसे समझो मोस्ट स्टेबल पहले आएगा, लीस्ट स्टेबल बाद में आएगा। तो आपको वो ऑप्शन देखना है जो सबसे पहले आपको समझ में आ रहा है। लीस्ट स्टेबल देख लो, तो कभी ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड के ऊपर रेडिकल हो तो वो स्टेबल होगा क्या, ये तो लीस्ट स्टेबल होगा, ये तो लीस्ट स्टेबल हो गया भाई, है ना। तो देखो लीस्ट स्टेबल सेकेंड वाले पे कहाँ पे है, मतलब लीस्ट स्टेबल सेकेंड, ये वाला फर्स्ट कहाँ पे है, तो ये आ रहा है, एक ही ऑप्शन है, ये लगा के आगे बढ़ चलो। और ये वाला स्टेबल इसलिए बोल दिया, अल्फा एच भी है और इधर रेजोनेंस भी वो सोच रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। देखो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस पूछा है, तो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस याद रख लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीविंग ग्रुप। रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, लीविंग ग्रुप हो जाएगा, लीविंग ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे ये लिविंग ग्रुप अच्छा है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो इसमें कहीं ना कहीं एनहाइड्राइड अगर होता है तो वो भी अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, ये पूरा तोड़ के बाहर निकलेगा, ये फिर एस्टर हो जाएगा और फिर अमाइड हो जाएगा। ठीक है, तो याद रख लो ऑर्डर, ये आपको याद होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो भी दिख रहा है आप मैच कर लो। नेक्स्ट देखते हैं, बोला है फॉर द रिएक्शन द कंसनट्रेशन ऑफ ए एट 10 मिनट कितना हो जाएगा। तो देखो हमारे पास जो टी होता है, टी हाफ होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, कंसनट्रेशन होता है। ये कब होता है, 0 ऑर्डर रिएक्शन में, 0 ऑर्डर में, है ना, A0/2 के होता है। आप कहोगे 0 ऑर्डर कैसे पता किए, तो देखो के जो होता है वो होता है मोल 1 - n लीटर n-1 सेकेंड इनवर्स। और आपको यहाँ पे जो भी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, नहीं गिवन है,
द रिएक्शन वाज स्टार्ट, नहीं रेट कांस्टेंट गिवन होता तो कंपेयर करके निकाल लेते, लेकिन एक आइडिया है यहाँ पे ग्राफ गिवन है, ग्राफ किसके बीच में गिवन है, टी हाफ वर्सेस ए नॉट गिवन है, और टी हाफ वर्सेस ए नॉट मतलब y इक्वल टू एम एक्स वाला ग्राफ बन रहा है, मतलब टी हाफ एक ही फॉर्मूले में आता है ए नॉट अपॉन 2 के, मतलब वो रिएक्शन है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये ज़ीरो ऑर्डर, तो इससे हमें पता चला ये ज़ीरो ऑर्डर है। और टी हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नॉट अपॉन 2 के, स्लोप कंपेयर कर लो y इक्वल टू एम एक्स, तो स्लोप क्या हो जाएगा एम इक्वल टू 1 अपॉन 2 के हो जाएगा, और ये आपको दे रखा है 7692, के की वैल्यू आप निकाल लो 1 अपॉन 2 इंटू 7692, और यहाँ पे आप निकालोगे ए टी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए नॉट माइनस के टी, ठीक है। तो यहाँ पे ए नॉट अपने पास कितना है, ए नॉट दे रखा है क्या इनिशियल कंसर्न, हाँ 2.5, के कितना है आपने निकाल लिया 2 इंटू, देखो वहाँ पे टी हाफ वाले फार्मूले से, और अपने पास हाँ यही हो गया, और इसको हम लिख माइनस भी है ना, तो माइनस हम लगा लिए, माइनस इंटू 10 भी गिवन है, माइनस लगा लिए हैं बस ये समझो, ठीक है। और हमारे पास 80 निकल के आ गया 2435 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर, ये आंसर हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला। नेक्स्ट बोल रहा है कि ग्रुप 17 में कौन सी प्रॉपर्टी इरेगुलर है, देखो कोवैलेंट रेडियस क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वो क्या होता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आयनिक जो रेडियस होता है वो क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है, ये हमने जनरल ऑर्डर लिखा। और आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है, ये होता है आयनाइजेशन एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इरेगुलर ट्रेंड होता है, ग्रुप के एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लेकिन देखो इसका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, तो इरेगुलरिटी है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो हो गया ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, एरोमेटिसिटी का तो ऐसा ट्रिक बताया हूँ ना, जी एडवांस तक का क्वेश्चन आपसे भयभीत हो जाएगा। वो ट्रिक क्या है बताता हूँ, 4 सेकेंड का ट्रिक था, कोई भी क्वेश्चन आप कर लोगे। देखो ट्रिक ये है, अगर पाई इलेक्ट्रॉन को डिवाइड कर दो 4 से, डिवाइड हो गया तो एंटी एरोमेटिक, डिवाइड नहीं हुआ तो एरोमेटिक, एक भी sp3 दिख गया नॉन एरोमेटिक। पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक डबल बॉन्ड में, लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा, जो लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा उसी को काउंट करना पाई इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज है उसको भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज है 0। जैसे देखो इसमें 3 डबल बॉन्ड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, डिवाइड बाई 4, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ मतलब एरोमेटिक। ये देखो एक ही डबल बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज में 0 है, 2 डिवाइड बाई 4 एंड एरोमेटिक, नेगेटिव और 2 पाई बॉन्ड, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 डिवाइड बाई 4 क्या हो जाएगा एरोमेटिक। इसमें भी 2 2 4 तो 6 एरोमेटिक। एक्सेप्शन भी है याद रखो, जैसे ये लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है तो 2 इसको भी काउंट करो और 2 डबल बॉन्ड, 6 डिवाइड बाई 4 एरोमेटिक। अच्छा, स्टेबिलिटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक होता है। एक्सेप्शन देख लो, ये कहीं दिखे नॉन एरोमेटिक होता है, और ये टब शेप का होता है, ये भी नॉन प्लेनर होता है, नॉन एरोमेटिक, ठीक है, याद रखा इन सभी को। तो ये क्वेश्चन एक्सप्लेन है। देखो पहला यही स्ट्रक्चर था, तो 2 2 4 क्या हो जाएगा, ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं एरोमेटिक, दूसरा वाला ये एंटी एरोमेटिक डिवाइड है, तीसरा वाला ये बना है, 2 ही एक ही पाई बॉन्ड है मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज को लोगे नहीं एरोमेटिक, 2 2 4 2 6 एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, sp3 दिख गया मतलब नॉन एरोमेटिक, और ये 2 2 4 2 6 2 8 10, तो ये डिवाइड नहीं होगा एरोमेटिक, ये एक्सेप्शन वाले हैं, ठीक है। तो मैंने लिख दिया, आपको PDF मिल जाएगा। चलो आगे देखते हैं, ये ट्रिक वाला भी है, इसी में ऐड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सीक्रेट भी है बाद में बताऊंगा। देखो गिवन क्या है, इथाइल बेंजीन गिवन है, इथाइल ये बेंजीन है, इथाइल बेंजीन ऐसे होगा। अब इसमें आपको पहले स्टेप में क्या ले लो, हम एक काम करते हैं Br2 आयरन ले लेते हैं, पहला ही ऑप्शन गिवन है। तो Br2 अगर आयरन आप ले लेते हो और सामने आपको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, तो ये क्या जोड़ देगा, ऑर्थो पैरा पे जोड़ देगा, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा पे जोड़ेगा। तो हम पैरा वाले को ले रहे हैं मेजर,
क्योंकि ऑर्थो, ये ऑर्थो पैरा जोड़ता है, ऑर्थो वाला स्टेरिक क्रिएट करेगा। नेक्स्ट स्टेप में है, नेक्स्ट स्टेप में हम Cl2 हीट ले लेते हैं, और Cl2 हीट लेंगे तो ये क्या करेगा, अलाइल पोजीशन पे क्लोरीन को जोड़ेगा। अलाइल क्लोरीनेशन करता है, अलाइल क्लोरीनेशन करता है। अलाइल पोजीशन यही है सबसे बेस्ट, है ना, डबल बॉन्ड के बाजू वाला कार्बन। तो वहाँ पे Cl को जोड़ लिया और ये ऐसे ही लगा लिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या गिवन है, नेक्स्ट अल्कोहलिक KOH गिवन है, और अल्कोहलिक KOH अगर गिवन है तो बात आती है इस ब्रोमीन को निकाले या इस हाइड्रोजन को निकाले। तो अल्कोहलिक KOH E2 रिएक्शन करता है, ये 0, ये अल्फ़ा, ये बीटा, और उस बीटा H को इसलिए निकालेगा क्योंकि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। ये इधर आएगा, इसको मार के बाहर, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा ऐसे Br, और यहाँ से ऐसे ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसलिए अपने पास ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है HA द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ 0.1 मोलर एक्वा सोल्यूशन, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ 0.1 मोलर एक्वा सोल्यूशन ऑफ मोनोपिक एसिड। फ्रीजिंग पॉइंट जैसे ही बोल दिए डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है आपको, IKF इंटू M। अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो I की वैल्यू निकालो, नहीं तो I1 मान लेना, नहीं गिवन है तो। ये गिवन है 0 पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, और I यहाँ पे KF गिवन 1.8 और मोलैलिटी 0.1। तो I की वैल्यू निकल आई, जो भी आएगा 10/9 आ जाएगा। ठीक है, अब वीक एसिड गिवन है HA वीक एसिड है, तो यहाँ से H प्लस और ये क्या हो जाएगा, A माइनस देगा। टाइम जब 0 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ये 0, ये 0। कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा कुछ, है ना। तो कुछ समय बाद हम मान लेते हैं 1 माइनस अल्फ़ा अल्फ़ा अल्फ़ा, और हम यहाँ पे T इक्विलिब्रियम पे जब निकालेंगे, टोटल मोल निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, ये N टोटल निकाल रहे हैं, तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कट्टम कुट्टम NT आ जाएगा, 1 प्लस अल्फ़ा आ गया। अब ये जैसे 1 प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा इक्वल टू आपको पता है I-1 अपॉन N-1 होता है। यहाँ पे कितने आयंस मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं। अल्फ़ा आपको नहीं पता था, अल्फ़ा पता था क्या, नहीं, तो यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल टू I पता था 10/9, और आयंस कितने थे आपके पास, 2 माइनस 1, तो यहाँ से आपके पास अल्फ़ा निकल के आ जाएगा। सॉल्व कर लो, अल्फ़ा कितना हो जाएगा 9, और वहाँ पे आ जाएगा 1/9 आ जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला होता है। और जब के इक्विलिब्रियम आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन और स्टोइकियोमेट्री जो पावर लगा लो, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ये HA, और ये आप क्या लिखते हो, C अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा, यही लिखते हो। तो ये हो जाएगा C 0.1, अल्फ़ा आपने निकाल लिया है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। 1 माइनस 1/9, तो के इक्विलिब्रियम निकल के आ जाएगा 1.38 इंटू 10⁻⁻3, ये आंसर हो जाएगा। मैच कर लो, ज़बरदस्त क्वेश्चन ये वाला, इसको देख लेते। अब ये गिवन है तो इसको हम नंबरिंग वगैरह करेंगे। सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, जो कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। तो अल्कोहल है तो वही प्रिंसिपल है, तो 1 2 3 4 5, तो 4 पे इथाइल है, 4 इथाइल साइक्लो पेंट 2 इन, फिर 1 ऑल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, 4th सही हो जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल था। अच्छा, अल्कोहल प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो उसके लिए सफिक्स क्या यूज होता है, ऑल होता है। अगर एज ए ऑडियंस यूज होता, मतलब उसकी प्रायोरिटी कम होती, उससे ऊपर कोई और होता तो उसको हाइड्रोक्सी बोलते हैं। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये है द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोहर ऑर्बिट। एनर्जी जैसे ही बोल दिया, एनर्जी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z² अपॉन N², यही तो होता है, -13.6 Z² अपॉन N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटम। तो ये ई एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन और एनर्जी ऑफ Be+3 लिखो, तो क्या हो जाएगा Z1 का स्क्वायर, और वहाँ पे N1 का स्क्वायर, यहाँ भी क्या हो जाएगा N2 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा Z2 का स्क्वायर। तो EH और क्या हो जाएगा EBE
+3 और यहाँ पे 1/1 और ये सेकंड के लिए 2 का स्क्वायर और ये 2 के लिए मतलब 16 आ जाएगा, है ना। सिंपल एटॉमिक नंबर लिखा है ये सिंपली, ठीक है। ये बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, तो 4 हो गया और ये 2 हो गया। और फर्स्ट बोर ऑर्बिट बोला है तो वो तो हम लिख ही लेंगे। और यहाँ से एनर्जी ऑफ बेरिलियम Be3+ आएगा, वो कितना आ जाएगा -13.6 × 4, ठीक है। और इसको हम लिखेंगे -50.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मॉडुलस ले लेंगे तो 15.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा आंसर, ठीक है। एनर्जी का जो एग्जैक्ट फार्मूला होता है -13.6 Zd² होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। आंसर हो गया ये वाला। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी। अगर आप हमसे पहली बार जुड़ रहे हो भाई, तो आपको बता दूं हमने क्या क्या चीज़ें कराई हैं पहले। आप बिल्कुल सही जगह पे हो। पहले तो आप प्रूफ देखो, जो हमने नीट 2025 में पेपर आया था, हमने विदिन 2 मंथ पढ़ाया था, जल्दी जल्दी 3 स्टेप स्टडी कराया था, सारे के सारे क्वेश्चन वही आए थे। ये नीट का क्वेश्चन है, हमारा रेफरेंस है, प्लेलिस्ट में जाके देख लो। विदिन 2 मंथ ये कराया था लास्ट ईयर, 99% वही क्वेश्चन आए थे। तो ये पूरा वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लो। अभी के लिए क्या फॉलो करना था, 5 स्टेप स्टडी। अभी के लिए आपको 5 स्टेप स्टडी फॉलो करना था। जो पहला स्टेप था हमारा, वो था क्लासिक 1 शॉट। हमने एक ऐसा डिसीजन लिया क्लासिक 1 शॉट बनाने का। 1 शॉट तो यूट्यूब में भरे पड़े हैं, पर उसमें क्या है, देखने के बाद फिर भी आप क्वेश्चन नहीं कर पाते। तो हमने कोशिश किया 1 शॉट ऐसा बनाओ जिसमें हर एक सेक्शन, सब एनसीईआरटी की पॉइंट इंपॉर्टेंट बातें और हर वैरायटी प्रॉब्लम सॉल्व हो। ऐसा नहीं हो कि 4 क्वेश्चन के बाद उलझ जाओ। तो ये परफेक्ट टाइप का हमने कोशिश किया बनाने का, जिसमें भाई बेहतरीन 5-7 किताबें एडेड हैं इसमें, ठीक है। तो ये पहला स्टेप था क्लासिक 1 शॉट, जो कि आपके पास टाइम नहीं है अभी नीट के लिए, 2026 के लिए कुछ ही दिन बचे हैं, 10-15। मैं कहूँगा अगर आपको थोड़ा भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो इसको स्किप कर दो अभी, अब आपके पास ये टाइम नहीं। जैसे ये भी क्लासिक 1 शॉट है, तो ये एक यूनिक लेवल से पढ़ने को भी मिलेगा। आपको बता दूं, आपने अभी तक ये हमारा पर्सनल तरीका है पढ़ाने का। ऑर्गेनिक से अगर डर लगता था ना, यकीन मानो एक बार ऑर्गेनिक आप मेरा लेक्चर देखना 0 से। फिलहाल नीट का भी एग्ज़ाम दे लो, फिर देखना जो नीट 2027 के लिए अगर प्रिपरेशन करेंगे, तो भाई अगर आप पहले से मुझे 1 साल पहले से अगर मेरे साथ जुड़ जाओगे तो आपको 180 आउट ऑफ 180 दिला दूंगा, ठीक है। पहले आप ऑर्गेनिक से अगर फियर है ना, आप मेरा लेक्चर जाके देखना, समझ आएगा सीक्रेट क्या होता है ऑर्गेनिक का, है ना। और नीट 2027 के लिए जो लोग पहले से सोच लिए, भगवान करें सबका सिलेक्शन हो जाए इस साल, जो तैयारी कर रहे हैं, दे रहे हैं, जो पहले से माइंडसेट बनाए हैं, वो पहले से मेरे को मैसेज करके रखना, है ना, पढ़ाने के लिए नीट 2027 80 91 38 39 94, है ना। व्हाट्सएप मैसेज कर देना, तो हम पहले से आपका नाम नोट रखेंगे क्योंकि सीट फुल हो जाएगी मेरे पास, तो मैं नहीं पढ़ाऊँगा, है ना, मतलब ज़्यादा लोग को। तो 50-60 लोग हो जाओगे, कुछ मिनिमम अमाउंट लेके मैं आपको एक कम से कम जेन्युइन गाइडेंस, जेन्युइन चीज़ें तो मिलेंगी। आप कंटेंट चेक करना, है ना, क्योंकि आप भटकते रहते हो साल भर और मिलता कुछ नहीं, लोग मोटिवेशन ये वो कुछ भी पढ़ाते रहते हैं, ठीक है। नो डाउट अगर आपको कोई अच्छा पढ़ा रहा है, लग रहा है, तो आप वहाँ ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपको सही जेन्युइन एक चाहिए तो आप हमारा कंटेंट देखो, अच्छा लगता है तो आप मुझे बताना। हाँ, ये फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप सुपर 45 क्वेश्चन, एक ऐसा 45 क्वेश्चन जो कि ये 45 क्वेश्चन आपका थियरी भी कवर करे, एक्सेप्शन भी कवर करे, एनसीईआरटी भी कवर करे, क्वेश्चन भी कवर करे। तो अगर आप सबसे बेस्ट कोई चीज़ है वो सुपर 45 एक्सप्लेनेशन आप देखना इसका। ऐसा नहीं है कि आंसर बता के बात ख़त्म हो जाता है, इसका पूरा उससे इर्द गिर्द रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। तो आपको थोड़ा भी आइडिया है ना, तो पूरा चैप्टर ही 45 मतलब 100 कॉन्सेप्ट, पूरा चैप्टर कवर। तो ये बेस्ट है, चाहे आप पढ़े हो कोई चैप्टर नहीं पढ़ो, ये ज़रूर कर लो या देख लो। अभी टाइम कम है तो 5 दिन लगेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। कोई 2 दिन में ही कंप्लीट कर लेगा, टाइम भी कम है, लेक्चर ड्यूरेशन, ठीक है। ये है, सभी चैप्टर के हैं प्लेलिस्ट में। पीडीएफ के लिए बताता हूँ क्या करना पड़ेगा। थर्ड स्टेप हमारा था कि आपको संडे स्पेशल, अच्छा 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर वाइज, जो हमने लास्ट ईयर कराया था। और मैं बता दूं, हम PYQ से 10 स्टेप आगे चल रहे हैं। 37 ईयर PYQ हमने लास्ट ईयर करा के रख दिया, ऐसे ही डिटेल सॉल्यूशन के साथ। प्लेलिस्ट में जाके देख लेना जो लोग PYQ करते हो। तो ये सब 10 स्टेप आगे हैं, बहुत एनालिसिस के बाद ये सब चीज़ें किया है मैंने। तो हाँ, मैं बोल रहा था थर्ड स्टेप अगर करना हो तो 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर वाइज, वो देख लेना प्लेलिस्ट में। उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या था, संडे स्पेशल टेस्ट था। तो ये दोनों चीज़ स्किप कर दो, सुपर 45 देख लेना क्योंकि टाइम नहीं है। और ये 5 स्टेप
अलग लेवल का गेस पेपर, ये है गेस पेपर जो चल रहा है। आप देखो भाई, ये गेस पेपर का क्वालिटी आप चेक करो, आप तो अभी देख लिए होगे क्वालिटी। इसे बोलते हैं गेस पेपर, जो हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाए। ठीक है, तो ये 5 स्टेप आप देख लो, बाकी अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, आपको एक चीज़ बता दूं, मेंटरशिप ग्रुप है हमारा, जिसमें PDF वगैरह मिलता है, प्रॉपर गाइडेंस मिलता है। कोई बच्चा बोला कि भैया 3-3 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये के मेंटरशिप लिए हैं, वो लोग बात ही नहीं करते हैं ना। ऐसे मुझे गुस्सा आती है कि कैसे लोग होते हैं। तो आपके इमोशन के साथ खेलते हैं वो लोग। तो आप एक काम करना, आपके ही कहने पे हमारे स्टूडेंट हैं, 400 से 500 लोग स्टूडेंट हैं मेंटरशिप में, जिसमें हमने 200 रुपीज़ में लॉन्च किया मेंटरशिप ग्रुप। उसमें हम PDF लेक्चर सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर गाइडेंस, कोशिश करते हैं सबसे बात करने की। ठीक है, तो उसमें आप जुड़ जाना। व्हाट्सएप ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन करना, फिर पर्सनली मैसेज करना, तो आपको मैं बता दूंगा कहाँ पेमेंट करना है। ठीक है, तो आप मेंटरशिप में जुड़ जाओ। और अगर आपके पास सच में पैसा नहीं है, लिटरली 200 नहीं पे कर सकते हो, पढ़ने आपका मन है पढ़ने का, तो फ्री में ले जाना। लेकिन अगर कैपेबल हो तो मना नहीं करना, दे देना, क्योंकि हमारा भी कुछ मोटिवेशन होता है। टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट फोर्सिंग यू, जस्ट इन्फॉर्मिंग यू। इफ़ यू आर लाइकिंग माई कंटेंट देन यू कैन पे, अदरवाइज एज यू विश। आई स्टिल विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, तो ये है, बाकी टेंशन मत लो। टेलीग्राम पे बहुत से लोग स्कैम कर रहे हैं, कोई कह रहा है ये पेपर ले लो 50,000 का, कोई कह रहा है 20,000 का। वो सब फर्जी है, पैसा कमाने का तरीका है, आपके इमोशन के साथ खेलते हैं। कोई भी स्कैम में ना फंसे, केवल अपनी मेहनत पे भरोसा करें। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शन गिवन है। द रिएक्शन वाज कंडक्टेड विद द रेशियो ऑफ इतना इतना, द pH वैल्यू एट विच द EMF ऑफ द सेल विल बिकम 0। अच्छा, वो pH बताना है जब EMF क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो सब कुछ तो दे ही रखा है, बस क्वेश्चन डर लग रहा है कि बहुत ही भयंकर है ना, डरा रहा है। कुछ नहीं डरा रहा है, दो अभी देखना, यूँ फटाक से सॉल्व होगा। Cr2O7 2 माइनस, रिएक्शन दे रखा है 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब n की वैल्यू तो आपको पता चल रही है 6 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 2Cr3 प्लस है, उसके बाद 7H2O है। ठीक है भाई, उसके बाद हमें पता है जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे उसे क्रोमियम कितने में +6 में है, और यहाँ पे कितने +3, तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं ई रिडक्शन लिख लेते हैं, और E0 यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है 0.06 लिख लो, या 59 कैलकुलेशन इजी करने के लिए। और n की वैल्यू यहाँ पे कितना है, n की वैल्यू यही जो होती है, इसी को बोलते हैं n। 6 कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं बेसिकली। और प्रोडक्ट में जो भी चीज़ आपके पास सॉलिड होती है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, 1 होता है। तो प्रोडक्ट में Cr3 प्लस है, उसका स्टोइकियोमेट्री 2 है, तो पावर लगा लो। और यहाँ पे रिएक्टिंग साइड में Cr2O7 और क्या है, 2 माइनस है, -2 इधर लिखा गया, उसको लिख लो। फिर H प्लस भी है और 14 है, तो उसको पावर लिख लो। लिख लिया इतना। चलो अब आगे हम देखते हैं। ई क्या होना चाहिए, बोला है द pH एज वैल्यू EMF ऑफ सेल नॉट स्टैंडर्ड EMF, मतलब ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो उसके अब 1.33 दे रखा है ना। अरे स्टैंडर्ड वैल्यू ये दे रखा है ना, क्रोमियम का ही तो हो रहा है रिडक्शन। तो ये 0.059 डिवाइड बाई 6, और लॉग यहाँ पे आप क्या लिखोगे, Cr3 प्लस के बारे में कुछ वैल्यू। अच्छा, ये तो गिवन है, ये देखो ध्यान से, ये टोटल वैल्यू जो है ये दे रखा है। देखो यहाँ पे Cr2O7, तो ठीक है, उसकी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, log 10⁻6 हो जाएगा। हाँ, कलर 10⁻6, और यहाँ पे H प्लस को ऐसे रहने दो। यहाँ से हम pH का जुगाड़ करेंगे, है ना, क्योंकि pH पूछा है, हिंट भी दे दिया है सब कुछ। तो हम सॉल्व करेंगे 1.33। अब ये कैलकुलेशन आप करो, है ना। अब एग्ज़ाम टाइम में अगर ये बोलोगे भैया कैलकुलेशन नहीं आती, तो थोड़ी प्रॉब्लम। पहले तो मैं सिखाता, मैं जज नहीं करता, क्योंकि मैं भी था, है ना, बहुत ही कमज़ोरी बच्चा था, जल्दी समझ आता नहीं, कुछ आता नहीं था, मेहनत करके थोड़ा सा सीख गया। तो हाँ, वो सिखाता, लेकिन अब एग्ज़ाम टाइम में तो ये टाइम नहीं है ना सिखाने का। हाँ, 2027 के लिए जो लोग हैं ना, वो 0 पहले से पढ़ेंगे, उनको सिखाऊंगा सब, हाथ पकड़ के चलना सिखाऊंगा कि क्या होता है, कैसे होता है ना। तो अभी आपको जो चीज़ें आती हैं उस पर फोकस करनी है, और इसको हम सॉल्व करेंगे। हम थोड़ा सा, हमारे लिए अलाउड है कैलकुलेटर, आपके लिए नहीं अलाउड है, ठीक है। लेकिन आप कैलकुलेटर से बिल्कुल आदत मत डालना, क्यों
क्योंकि वो गलत हो सकता है। ये 14 pH गलत नहीं, एग्ज़ाम में गलत हो सकता है, और ये आ जाएगा 10.08। तो ये आ गया pH। अरे pH होता है ना भाई माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, तो हो गया कहानी, pH ही तो आया है। तो ये हो गया आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बढ़िया सीखा है आपको। n वैल्यू क्या होता है, जो है n की वैल्यू थी, ये फार्मूला होता है। रिडक्शन ही क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, x मान के 2x 14 = -2 + 6 आएगा। और कभी पॉजिटिव चार्ज में डिक्रीमेंट होता है तो उसको रिडक्शन बोलते हैं, इंक्रीमेंट हो तो उसको ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको मैं आपको सॉल्व करना सिखा देता हूँ, इसको डिटेल में नहीं। एजियोट्रॉप मिक्सचर क्या होते हैं, मतलब जिनका बॉइलिंग टेम्परेचर सेम होता है, ऐसे मिक्सचर जिनका बॉइलिंग टेम्परेचर सेम होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाता हूँ, कॉन्सेप्ट। अगर कभी नेगेटिव डेविएशन हो, नेगेटिव डेविएशन याद रखना, वो क्या होता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है। अभी मैं सिखाता हूँ एजियोट्रॉप। और अगर कभी पॉजिटिव डेविएशन हो तो वो होता है पॉजिटिव डेविएशन वो होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है, एजियोट्रॉप। ये आपको याद रखना है। देखो पॉजिटिव डेविएशन मतलब क्या होता है, मैं सिखा देता हूँ। पॉजिटिव डेविएशन मतलब पी टोटल, जो सॉल्यूशन का पी टोटल आएगा वो ज़्यादा आएगा, मतलब ज़्यादा आएगा तो वेपर ज़्यादा बन रहे होंगे, तभी तो प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हो रहा है ना, वेपर के मॉलिक्यूल के द्वारा। तो मतलब इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कम होगा, तभी तो ये टूट के वेपर बन रहे होंगे, पी टोटल ज़्यादा आ रहा होगा। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। ये सारी चीज़ें याद रख लो, पॉजिटिव के केस में पूछ सकता है। हाँ, ये एग्जांपल है पॉजिटिव डेविएशन की। इसका ट्रिक भी होता है, नेगेटिव डेविएशन में जस्ट उल्टा होता है ना, ये सारे याद रख लो आप। ये है एग्जाम्पल, कहाँ गया नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल, हाँ ये है, एसिड हो, एसीटोन, ये एक्सेप्शन वाला है, एसिड दिख जाए तो नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। मतलब ये बोल रहा है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप ये बोल रहा है कि कौन सा ऐसा है जो पॉजिटिव डेविएशन नहीं शो कर रहा है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, नेगेटिव डेविएशन देखना है, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन की एग्जांपल देख लो, कि इसमें जिसमें एसिड वगैरह हो। हम ये खूबसूरती यहाँ की यही है कि आपको मैंने कॉन्सेप्ट भी PDF में लगा दिया है। जब आप मेंटरशिप लोगे तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन है ना, एजियोट्रॉप क्या होता है, एग्जाम्पल वगैरह, टू द पॉइंट चीज़ें। तो नेगेटिव में एसिड आता है, ये हिंट होता है एक। और ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है ना, मिनिमम में बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, पॉजिटिव डेविएशन। तो हाँ, हम यहाँ पे देख लेते हैं ध्यान से। एसिड कहीं पे दिख रहा है इसमें, एसिड H2O CS2, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना पड़ेगा, एसिड नहीं है लेकिन अल्कोहल जो होता है C2H5OH कहीं पे दिख जाए तो वो भी पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। अल्कोहल ये क्या करता है, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, मतलब ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप दिखाएगा, मिनिमम नहीं दिखाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप दिखाएगा, ठीक है, बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये तो हो गया, थियरी है, ये वाला देखते हैं। इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइन विल शो पॉजिटिव कार्बाइल अमाइन टेस्ट। तो देखो जो कार्बाइल अमाइन टेस्ट देते हैं पॉजिटिव, वो कौन से होते हैं, केवल जो 1 डिग्री होते हैं, ओनली 1 डिग्री है ना, या प्राइमरी बोल लो, अमाइन गिव पॉजिटिव कार्बाइल अमाइन टेस्ट, कार्बाइल अमाइन टेस्ट, ठीक है, 1 डिग्री। रिएक्शन भी लिख देता हूँ, क्या पता कभी आपसे प्रोडक्ट ही बनाने को पूछ ले, 1 डिग्री है। और इसमें क्लोरोफॉर्म होता है प्लस बेस भी थोड़ा सा आप ले लेते हो, KOH या NaOH, RNC बनेगा, RNC बनेगा, ठीक है, आइसोसाइनाइड बोलते हैं। तो अब देख लो 1 डिग्री कौन कौन से, ये कितने डिग्री है, ये तो 1 डिग्री है भाई, 1 डिग्री है ना, ठीक है। और ये कितने डिग्री है, ये 2 डिग्री है। और ये कितनी डिग्री है, ये तो भाई 1 डिग्री है। और ये 3 डिग्री है, और ये 2 डिग्री है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, और सी मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट। जे एडवांस नहीं बोल देना इसको, है ना, ऑप्शन नीचे नहीं लिखा मैंने, तो ऐसे भी आएंगे, तो ऑप्शन ए और सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बोला है कि एन एक्वस सॉल्यूशन गिवन है, ठीक है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl विथ pH इतना, ठीक है, pH आपको दे रखा है 1.0। चलो भाई ठीक है, मान लेते हैं। तो जैसे pH अगर 1.0 है तो H+ हम लिख सकते हैं 10⁻⁻1। और बोला है कि इफ़ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर
एडिड किया जा रहा है द pH ऑफ HCl सॉल्यूशन। तो आपको सीधी सी बात है, यहाँ पे आप डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो, है ना। तो क्योंकि हमें पता है जो डाइल्यूशन करोगे आप तो जो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन अगर डिक्रीज हो जा रहा है तो वहाँ हमें पता है जो कॉन्सेंट्रेशन होता है क्या होता है, नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाई वॉल्यूम, मतलब कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम के इन्वर्स होता है। तो अगर आप कॉन्सेंट्रेशन ऐड कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। मतलब इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि है ना, इफ़ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज एडेड कॉन्सेंट्रेशन आधा, है ना। तो इफ़ इक्वल वॉल्यूम इज एडेड concentration become हाफ, ठीक है। तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, गिवन कितना था, गिवन था H+ इतना, ये कॉन्सेंट्रेशन है भाई, है ना, ब्रैकेट में लिखा जाता है स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसका आधा कर लो 10⁻² हो जाएगा। और ये जैसे हो गया तो अब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो pH कितना आ जाएगा मेरे भाई, pH आ जाएगा 1.3 आंसर। अब इसको सॉल्व कर लो, बस हो गया। तो 1.3 हो गया, इंक्रीज हो जाएगा pH, ठीक है। समझ आई बात। तो यही कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन में, आपको याद रखना है, कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम इन्वर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द मेटल अमंग इतना भी इज द लोवेस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो जो एंथैल्पी हीट ऑफ एटमाइजेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम अगर सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्रोमियम का कितना होता है 3d5 और 4s1 होता है। कोबाल्ट का अगर निकालेंगे तो 3d7 और 4s2 होता है। और आयरन का अगर निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3d6 4s2 और निकिल का फेकोनिकुजी 3d8 4s2 हो जाएगा, ठीक है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो, और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए मेरे भाई। कहोगे ज़्यादा तो किसी और में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अब मज़ा आया। तो अब क्रोमियम वाला अगर आप देखोगे तो उसमें डी बना के चेक करो, डी है, एक सेकेंड, अच्छा नहीं बना, इसको करते हैं ऐसे 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5, और ये केस में भी है 6, बाकी सब में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है इसमें, इसलिए ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट भी पूछे तो यही होता है ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, बोला है जब सॉल्ट को एक ट्रीट किया जाता है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से सॉल्यूशन इट गिव गैस X, ठीक है, X गैस मिल रहा है। ऑन पासिंग गैस X थ्रू रिएजेंट वाई ब्राउन कलर्ड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, तो क्या हो जाएगा। तो अब ये चीज़ें अगर आपको याद नहीं है तो किसी भी कीमत पे आप नहीं कर सकते, और इसमें हिंट होता है ना, ब्राउन प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। तो NH4+ OH को आप पास करो, हम मान लेते हैं ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो हमें समझ आ रहा है यहाँ से H2O और एक गैस निकलेगा NH3 अमोनिया, ये निकला गैस। अब बोल रहा है इसको हम फर्दर ट्रीट करते हैं, मान लो यहाँ पे 2HgI4 2- ये रिएक्शन याद होनी चाहिए, पहले बता रहा हूँ, और यहाँ पे 3OH-, तो ब्राउन कलर आपको मिलेगा। ये HgOHg इसी को बोलते हैं ब्राउन प्रेसिपिटेट, यहाँ पे आयोडीन आता है, ठीक है, और ये अपने पास 2H2O निकलता है, और यही होता है ब्राउन प्रेसिपिटेट, ब्राउन PP2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, NH3 गैस निकलेगा, और ये K2HgI4, यही तो है ना, K2HgI4, ये K होगा और ये K बनेगा, ठीक है। हमने आयनिक फॉर्म में लिख दिया है, तो ये रही बात, बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना मैंने बहुत हर वीडियो में सिखाया है, तो अब इस बार मैं स्ट्रक्चर लिखता हूँ हाइब्रिडाइजेशन के हेल्प से। तो ICl2-, यहाँ पर हम स्टेरिक नंबर निकालेंगे तो 5 आएगा, इसलिए हमारे पास स्टेरिक नंबर कितना आएगा, एक निकाल ही लेते हैं, 1/2। आयोडीन सेंट्रल एटम है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, एक नेगेटिव चार्ज है तो ऐड कर लो, और मोनोवैलेंट एटम हाइड्रोजन है तो ऐड कर लो, 2 है, तो आ जाएगा 5। लोन पेयर भी निकाल लो, जो स्टेरिक नंबर है उसको साइड एटम माइनस कर लो, 3 आ जाएगा। चलो स्ट्रक्चर बनाते हैं फटाफट, तभी हम काउंट करेंगे। तो ICl और 3 लोन पेयर हैं तो 2 ऐसे बना लो, और एक को ऐसे, एक ही लोन पेयर होता तो हम उसको इस डायरेक्शन में लगाते, 2 होता तो हम इधर लगाते, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्सियल पोजीशन पे लगता है हमेशा मोर, ये याद रखना।
इसमें कितने बॉन्ड पेयर और लोन पेयर हैं, तो बॉन्ड पेयर तो दिख रहा है और 2 है, लोन पेयर तो हमने निकाल लिए, कितने हैं, 3 है। और ऐसे क्वेश्चन में एक आप निकाल लो, बाकी को ऑप्शन से एलिमिनेट करो। तो इसमें क्या दिख रहा है, 2 और 3 आने चाहिए। बॉन्ड पेयर लोन पेयर का रेशियो पूछा था, तो 2 और 3 दिख रहा है। हाँ, एक ही ऑप्शन है ए का, इसमें थर्ड, तो ए का थर्ड दिख रहा नहीं, 2 ऑप्शन तो कट्टम कुट्टम हो गए, ए का थर्ड, मतलब बी का भी निकालना पड़ेगा। चलो निकाल लेते हैं। H2O तो साफ साफ भाई, किसको नहीं याद है स्ट्रक्चर, 2 लोन पेयर होगा, तो बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा इसमें H2O में, 2, लोन पेयर कितना हो जाएगा, 2, तो ये तो अपने पास ये आ गया, मतलब बी का हो जाएगा 4th, तो ये भी सही है। अब सी भी निकालना पड़ेगा, SO2 ऐसे होता है ना, ट्राइगोनल प्लेनर, 1 लोन पेयर, तो बॉन्ड पेयर तो इसमें कितने दिख रहे हैं, 4, लोन पेयर कितना दिख रहा है, 1, तो अपने पास ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर, करेक्ट। ठीक है, ठीक है। और एक बेचारा रह जा रहा है, तो उसको भी मैं बना देना चाहता हूँ। नहीं, आप कहोगे सर उसको क्या होगा, है ना, उसका तो आपने बनाया नहीं, तो इसको भी आप हाइब्रिडाइजेशन वगैरह निकाल लो। नहीं आता है तो ट्रिक वाला सर्च कर लो, IIT थिंकिंग, आपको ऐसे ही ट्रिक मिलेगी जो कहीं फेल नहीं होती है। चलो ये वाला देखते हैं कंपाउंड। अब देखो, ये भी ड्यूमास और जेल्डोल मेथड वाली प्रॉब्लम है, सिंपल होता है। बोला है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है भाई। इसको वे किया गया 500 mg, प्रोड्यूस 220 mg CO2। अच्छा, CO2 वाला जब प्रोड्यूस करता है तो सीधी सी बात है, ये आप पढ़ते हो, हीट किया जाता है और CO2 ये फिक्स रिएक्शन है ना। अगर CO2 प्रोड्यूस हो रहा है तो आपको इसको लिख देना है। अब यहाँ पे जैसे ही आपने ये लिख दिया, तो इसका वेट दे रखा है कितना है, 220 मिलीग्राम है, तो ग्राम में चेंज करते हैं, पहले इसको ग्राम में लिख लिया है ना। 1 मिलीग्राम बराबर 10⁻³ ग्राम। एक टॉफ़ी का प्राइस 2 रुपये, तो 3 टॉफ़ी का प्राइस मल्टीप्लाई करते हो तो वही है, 1 मिलीग्राम में 10⁻³ तो 220 में मल्टीप्लाई। अब मोल निकाल लो, मोल क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ से हमारे पास मोल्स निकल के आ जाएंगे, इसको सॉल्व कर लो, 5 × 10⁻³ ठीक है, मोल आ गया। और एक फार्मूला होता है इस वाले रिएक्शन में कि मास ऑफ कार्बन इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, 12/44 और मास ऑफ CO2। ठीक है, कार्बन मतलब ऐसा समझो, कार्बन कितने, इस CO2 में कितने कार्बन, 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन का मास डिवाइड बाई टोटल मास। ठीक है, और मास ऑफ CO2 एक जो गिवन होगा, तो हम इसको लिखेंगे 12/44 और मास ऑफ CO2 कितना दे रखा है, 220 दे रखा है, मतलब हम उसको 220 × 10⁻³ ग्राम में लिख लेते हैं। ठीक है, इतना आ गया अपने पास। और जब आप परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालोगे इसमें, परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो कितना हो जाएगा, मास ऑफ कार्बन डिवाइड बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाई 100, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन हो जाएगा 60। कार्बन ही कितना हो गया, कट्टम कुट्टम करके देख लो, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं इसको, ग्राम में निकाला तो वही वैल्यू लिखो। कितना है मास ऑफ कार्बन, 12 का 12, डायरेक्टली मैं ऐसे लिख देता हूँ, आपको समझ आता रहेगा, अभी कट्टम कुट्टम नहीं करता। 220 × 10⁻³ और मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना दे रखा है, 500 मिलीग्राम दे रखा है ना। हाँ, 500 मिलीग्राम इंटू ग्राम में लिख लो 10⁻³ अब ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये अपने पास आ जाएगा 60/5 और ये आ जाएगा 12%। बस सिंपल। तो आपको कभी भी ऐसा कंपाउंड में अगर पूछता है ना, मास ऑफ कार्बन, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है, उसका वेट गिवन है, ऐसे पूछता है, तो आप ये फार्मूला लगा लेना। अब जैसे मान लो नाइट्रोजन होता है यहाँ पे, या कुछ और होता, मान लो हाइड्रोजन होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 2, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 2 / 18, क्योंकि यहाँ पे फिर क्या निकलता, यहाँ पे H2O निकलता, हाइड्रोजन कितना था, 2 और टोटल कंपाउंड कितना, 18। तो कई सारे फार्मूले बन सकते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट रहा क्वेश्चन, ये क्या बोला है, परसेंटेज डिसोसिएशन। तो भाई आपको डायरेक्ट फार्मूला सिखा देता हूँ मैं, MX3 है, इसको डिसोसिएट करोगे M+ और इधर X-। अब इन दोनों के बीच दोस्ती अच्छी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 3+ है और यहाँ पे X- है, तो ये ऐसे लिख लोगे। इसमें N कितना है, 1 और 3, टोटल 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4। अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है I-1/N-1, मैं डायरेक्ट आपको सिखा रहा, और आपसे पूछा था डिसोसिएशन, I की वैल्यू दे रखी है क्या, हाँ, तो -1, N की वैल्यू कितना निकला, 4 - 1, ये हो जाएगा 1/3, जो कि आ जाएगा 33.3
%। ठीक है, ये रहा। तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो इसमें पूछा है प्राइमरी वैलेंसी जो होता है वो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन सेंट्रल मेटल एटम होता है, और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, वो होता है इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अगर मान लो यहाँ पे मैं पहला एग्जांपल लेता हूँ CO, ऐसे केसेस में आप एक निकाल के ऑप्शन एलिमिनेट किया करो क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम कम होगा। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, x मानेंगे और ये 0 होता है, -2 -1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +3 हो गया। प्राइमरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, एथिलीन ये 2 है और ये 2 है। ठीक है, लेकिन ये बाइडेंटेड लिगेंड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, उसको बाइडेंटेड को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 2 + 2 कितना आ जाएगा 6। ये क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी है। एक यहाँ पे और लिख लो, PTNH3 2 ClNO2। तो यहाँ पे x और ये क्या हो जाएगा 0 -1 और यहाँ पे NO2 तो वो भी अपने पास -1 हो जाए, -1 हो जाएगा 0, तो ओवरऑल ये हो जाएगा +2। तो प्राइमरी वैलेंसी कितना हो गया +2 हो जाएगा, सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर देख लो 2 1 और 1 4, तो बस ऑप्शन अब एलिमिनेट हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन आ गया है ना, क्योंकि ये हो जाएगा 4th और ये हो जाएगा 1st, ऐसा किसी में है नहीं, तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो कॉन्सेप्ट अपना याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें SO2 है, पूछा है हाइब्रिडाइजेशन। तो SO2 का हाइब्रिडाइजेशन तो अभी आपने देखा कितना होता था, sp2 NO2 माइनस है, तो इसका स्टेरिक 1/2 स्टेरिक नंबर, नाइट्रोजन का 5, एक नेगेटिव चार्ज है 6, इसका भी आ जाएगा sp2। ठीक है, और N3 माइनस है, तो N3 देखो इन सब का स्ट्रक्चर भी यहाँ पे याद रखो, N3 माइनस, कभी कभी इसमें फॉर्मल चार्ज पूछता है, याद रख लो, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे 2 ही बनाया था, तो एक नेगेटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आएगा एक बॉन्ड लेके कंप्लीट। यहाँ एक एक्स्ट्रा बना लिया है तो एक पॉजिटिव कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, यहाँ पे भी नेगेटिव। तो ये एजाइड होता है, sp लीनियर होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन से आप नहीं निकालोगे, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, इन सभी को याद रख लो। और SO2 का स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है, और NO2 ये हो जाएगा O नेगेटिव और ये ऐसे। चलो नेक्स्ट देखते हैं ये वाला। देखो इसमें क्या है, PH C++O CH3 PCl5 है, हीट गिवन है। ठीक है, PCl5 और हीट गिवन है, तो एक काम होगा यहाँ पे, कैसे कि और कुछ इसके पास दिख नहीं रहा है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर दिख रहा है, तो Cl जो है वहाँ पे जाके अटैक करेगा, और यहाँ पे Cl 2 बार अटैक करेगा, तभी जाके पॉसिबिलिटी जो थी आगे रिएक्शन प्रोसीड कर पाएगी। कभी कभी आपको खुद से सोचना होता है। अब जैसे अटैक किया तो ये 3 इक्विवेलेंट था, अब है ना, अब ये क्वेश्चन एकदम नया है। हाँ, अगर आपका दिमाग चल गया तो ठीक है, ऑप्शन और क्या समझ आ रहा है आगे का कुछ स्टेप देख के क्लियरिटी होती है, नहीं तो फिर छोड़ देना है ना। तो अब ये हो गया, तो अब इसमें क्या करेगा, ये बेस है तो ये सीधी सी बात है, यहाँ पे एसिडिक एच दिख रहा है तो PH, और ये क्या करेगा ध्यान से देखना, EH को खाएगा, 3 बार है तो EH को खाया और इधर आएगा, इसको मार के निकालेगा, फिर एक H खाएगा, इसको निकालेगा, तो टोटल यहाँ पे क्या बना देगा, अल्काइन बना देगा, अल्काइन वाला माहौल क्रिएट कर दिया। ठीक है, अल्काइन मतलब यहाँ पे एसिड बना देगा, मतलब फर्दर वो तो वर्कअप करके यहाँ पे एसिड आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको गिवन था B2H6 गिवन था H2O2 के साथ, तो परऑक्साइड इफेक्ट मतलब ये 1 डिग्री है और ये कितनी डिग्री है 2 डिग्री, तो हमेशा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है, तो वो एक बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे OH आएगा। और मजे की बात, जब अल्काइन होता है तो वहाँ पे क्या होता है, टॉटोमराइज होता है, 1 2 3 डबल बॉन्ड उठ के इधर आएगा, हाइड्रोजन उठ के इधर जाएगा, तो PHC और ये C डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे H। तो इसमें पूछा था टोटल नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम इन D। अरे भाई साहब, sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम पूछा था। ठीक है, तो अब देखो, आप देखोगे कहोगे सर डबल बॉन्ड है तो sp2 होता है, आप यहीं गलत हो जाओगे। इसको ओपन करके देखो, देखो ये क्या धोखा दे रहा था, PH गिवन है, PH ऐसे होता है मेरे भाई, और फिर जाके आप बनाओगे C डबल बॉन्ड हो H, तो 6 तो sp2 यहाँ हो गए और 1 यहाँ हो गया, तो कितने हो गए टोटल, 7 sp2 थे। ठीक है, किसी को यहाँ नहीं समझ आया हो इस स्टेप में तो बता देता हूँ। देखो
ये Cl यहाँ पे गया, एक Cl लगाया, और हमें कैसे पता चला 2 Cl को लगाना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 3 इक्विवेलेंट गिवन था। तो यहाँ पे 3 इक्विवेलेंट गिवन था तो हमने एक Cl और लगाया, क्योंकि ये बेस एक H को खाएगा तो ये हट जाएगा, और फिर से एक खाएगा तो एक हट जाएगा, तो अल्काइन आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने 2 लगाया। और तीसरा वाला यहाँ Cl क्यों नहीं लगाया, आप कहोगे एक और क्यों नहीं लगाया, 3 था। तो भाई कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है ना, तो 2 जितनी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी थी वो हमने बना लिया, इसलिए बनाया। ठीक है, तो ये रहा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। चलो ये देखते हैं। तो इसमें अगर करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, तो साफ साफ दिख रहा है अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर चेक करना है। लोन पेयर अवेलेबिलिटी अगर देख लो, इसमें कैसे बना है, ऐसे बनाते हैं, ऐसे ऐसे, तो ये लोन पेयर लोकलाइज है ना, क्योंकि ब्रिज पे रेजोनेंस में तो जाएगा नहीं, तो अवेलेबल है, बेसिसिटी बढ़ रही है। बाकी अगर आप देखोगे तो ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है यहाँ पे, ये यहाँ रेजोनेंस में तो जा रहा है, रेजोनेंस में तो ये भी जा रहा है। ठीक है, साथ साथ में ध्यान से देखना, ये वाला इधर के डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इधर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। समझ रहे हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए ये हो जाएगा, और फिर अपने पास ये हो जाएगा, और यहाँ पे तो EME बढ़ा ही रहा है, और फिर लास्ट में अपने पास ये। तो ज़बरदस्त क्वेश्चन था, ये भी याद रख लेना। गलतियाँ हो सकती हैं इसमें, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है गलतियाँ की, है ना। लोग इस दोनों में कंफ्यूज हो जाएंगे, एक को तो डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, द इनकरेक्ट रिलेशनशिप। तो बोला इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट में अगर आपको दिख रहा है तो आप ऐसे लगा लो जैसे Mn2+ देखो, है ना, आयनाइजेशन एंथैल्पी के रिलेटेड में बात हो रहा है। Fe2+ देखो, तो इसमें अगर आप देखो Mn2+ क्या हो जाएगा, 3D, नॉर्मली 3D5 होता है और 4s2 होता है। ठीक है, 3D5 है ये, और आयरन का भी निकाल लो तो ये 3D6 हो जाएगा। तो अगर आप नोटिस कर पा रहे हो यहाँ पे, तो इसमें ये क्या है, स्टेबल है, स्टेबल है, और इसमें क्या है, कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली बात करें तो अनस्टेबल है। स्टेबल क्यों है पता है, क्योंकि ये हाफ फील्ड है, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, हाफ फील्ड नहीं है। तो भाई आयनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर होना चाहिए था, किसका होना चाहिए था, जो स्टेबल है उसका होना चाहिए था, क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, तो यही इनकरेक्ट है। समझ आया, तो ये एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन है। कभी आपको 2 डिग्री अल्कोहल दिखे, ये OH और ये CH3 2 डिग्री दिखे, तो वो देता है आयोडोफॉर्म टेस्ट। या तो आपको कभी कीटोन दिख जाए, मिथाइल कीटोन दिख जाए, वो देता है। अब स्पेशल रूल वाले दिख देता हूँ, अगर कभी R आपको CH दिख जाए, ऐसे वाले, है ना, इधर मान लो आप CH3 ले रहे हो, तो वो भी अपने पास देगा। ठीक है, ये मैंने आपको कराया था। फिलहाल ये वाला हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, आप वो वाला लेक्चर देख लो, पूरी ऑर्गेनिक की हमने बताई है। तब देखो ये वाला 2 डिग्री है, और यहाँ पे क्या है, CH3 है, तो ये देगा, यस, येलो कलर CHI3। ये वाला 1 डिग्री नहीं देगा, है ना, और ये वाला देगा, हाँ ये कीटोन है, ये वाला भी देगा। ये वाला नहीं, ये तो एसिड है, एसिड नहीं देता है, एसिड नहीं देता। ये वाला भी नहीं देगा। तो कितने ऐसे हैं जो देगा, आंसर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, और येलो कलर देता है। ठीक है, तो सिंपल सा था। ये पहले ऑक्सीडाइज होकर कीटोन बनाता है, फिर ये दे देता है। नेक्स्ट देखते हैं। तो बोला है कौन से वाले में फर्स्ट इज़ मोर स्टेबल देन सेकेंड। तो चलो पहला वाला देखते हैं। पहला वाला ही मेरे को दिख रहा है, तो इसलिए मैंने बना ली, ये कार्बोकैटायन और ये OMe, और यहाँ पे अपने पास क्या है, ये Me है। तो भाई ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, कार्बोकैटायन के पास वैकेंट ऑर्बिटल, तो ये क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग करेगा। तो बैक बॉन्डिंग, और यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। ये sp2 कार्बन के बगल sp3 कार्बन है, और उससे हाइड्रोजन होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस ज़्यादा पावरफुल होता है ना भाई, तो हो गया स्टेबल। चलो नेक्स्ट अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट दूसरा वाला में NO2, दूसरा वाला तो भाई देखते हैं। ये NO2 बगल में है, और -I -M लगाएगा। ठीक है, समझना, ये क्या है, NO2, और ये क्या लगाएगा, -I -M लगाएगा। और यहाँ पे ऐसा नहीं है, कार्बोकैटायन तो हेट करता है -I -M से, कार्बोकैटायन को तो माइनस वाले पसंद होते हैं, और ये वाला तो हाँ, तो ये भी तो करेक्ट है। और ये वाला स्टेबल है, इसमें ये वाला स्टेबल है, और इसमें कौन सा स्टेबल है,
कभी रेजोनेंस और बैक बॉन्डिंग हो तो इसमें हमेशा याद रख लेना बैक बॉन्डिंग होगा ये स्टेबल। लेकिन इकलौता एग्जाम्पल ऐसा है जहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन जीत जाता है ये वाला, ये भी आप याद रख लो एग्जाम्पल, स्टार लगा के लिख लेना। तो यस ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड, ए और बी करेक्ट है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो क्रोमियम का क्या होता है अगर हम लिखेंगे तो 3d5 लास्ट वाला लिख रहे हैं 4s2 हो जाएगा। ठीक है, तो कंसीडर द ग्राउंड स्टेट क्रोमियम एटम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर विथ एजोमेथल क्वांटम नंबर एल इक्वल टू, अरे भाई पूरा आपको एजोमेथल निकालना है तो पूरा इसको लिखो। क्या हो जाएगा 1s2 2s2 और 3s2 3p6 3d5 4s1। अब सबका निकालो जिसमें l इक्वल टू 1 है। तो देखो p से l यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, p जहाँ है वहाँ पे l इक्वल टू 1 हो जाएगा। और 2s 2p कहाँ गया, 2p तो मैंने लिखा ही नहीं, 2s 2p6 यहाँ भी l इक्वल टू 1 हो जाएगा। और l इक्वल टू 1 3s फिर यहाँ पे हो जाएगा l इक्वल टू, और यहाँ पे l इक्वल टू 2 है ना। ऐसे देखो l 0 1 2 3 s p t f, तो ये हो गया। और इलेक्ट्रॉन हैविंग l इक्वल टू कितना आ जाएगा, जहाँ पे l 1 है ना, इलेक्ट्रॉन हैविंग l की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1, तो वहाँ पे 1 कहाँ कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, देखो 1 कहाँ पे है, यहाँ पे, तो p में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 6, समझना इसमें 6 आएंगे। और यहाँ पे p 6 12, तो इलेक्ट्रॉन हैविंग l इक्वल टू 1 कितने हो जाएंगे 12। और इलेक्ट्रॉन हैविंग l इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 में कितने हैं भाई 5, तो 5 हो जाएगा, तो 12 और 5 आ जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था। तो l इक्वल टू 1 12 और 5, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट देखते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर जो होता है ये याद रख लो, बोरॉन टेल्यूरियम गैलियम इरेगुलर ट्रेंड है तो इसमें कुछ नहीं है ना, पुअर स्क्रीनिंग होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला है, हाफ लाइफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या होता है, जैसे जैसे बोला है ये तो मज़ेदार क्वेश्चन होता है, A0/2K होता है। ये दे रखा है 60 मिनट, इनिशियल मान लो कितना हो जाएगा A0/2K दे रखा है, तो यहाँ से K निकल के आ गया 1/60। ज़ीरो ऑर्डर के लिए होता है, A ज़ीरो ऑर्डर के लिए होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा AT इक्वल टू A0 - KT। तो AT अपने पास कितना हो जाएगा, AT मतलब 0.25 हो जाएगा, और A0 कितना है 0.5, और टाइम पूछा था K कितना हो जाएगा 1/60 K पूछा था, तो K निकल के आ जाएगा 0.25 × 60, ये आप मिनट में निकाल लो, 15 मिनट आ जाएगा। ठीक है, आंसर सिंपल था ये। तो अपने पास द अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस ऑन हीटिंग 150 ग्राम ऑफ लाइम स्टोन, स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन है। किसी एक के बारे में इंफॉर्मेशन हो है ना, मतलब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में, तो गो विद द स्टोइकियोमेट्री, टॉफ़ी वाला रूल हम बोलते हैं इसको सिंपली, CO2। तो इसमें द अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस ऑन हीटिंग 150 ग्राम ऑफ लाइम, मतलब किसके बीच में बात हो रही है CO2, द अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, अच्छा कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस, इसके बीच में बात हो रही है। तो देखो सीधी सी बात है, 1 मोल से 1 मोल, सिंपल 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से 1 मोल डायरेक्टली कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है। अब वेट के लैंग्वेज में इनसे बात करो। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का वेट जो हो जाता है, तो इसको हम 1 मोल मॉलिकुलर वेट के बराबर होता है, तो 100 ग्राम से कैल्शियम ऑक्साइड 40 10 52 ग्राम आपके पास क्या मिल रहा है, 52 ही ना, कैल्शियम का 40 और ऑक्सीजन का 16 होता है ना, 40 16, तो ये हो जाएगा सिंपल 56 ग्राम आपके पास मिल रहा है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो पूछा है अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड पूछा है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड से 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा है ना, अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड पूछा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जो पूछता है उसको राइट साइड ही लिखा करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 ग्राम से कितना मिलेगा 56 /
100 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। पूछा कितने से लिए था, 150 से, तो यूनिटरी मेथड 150 इंटू 10³ ग्राम लिख लो। तो इस कितना मिलेगा, 56 इंटू 150 इंटू 10³ डिवाइड बाई 1000 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। बात खत्म। लेकिन मज़े की बात आपको क्या है, जो आप 56 लिए हो ना भाई, ये क्या है, गलत है, गलत है। क्यों गलत है, आप धोखा खा जाओगे। बोला था 75% प्योर गिवन है, 75% कैल्शियम ऑक्साइड प्योर है, मतलब 75 ग्राम होगा। ये कितना होगा, 75 ग्राम। तो करेक्ट क्या लिखना है, 75 इंटू 150 इंटू 10³ डिवाइड बाई 100। और ये केजी में निकाल लो तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, जो भी आएगा उसको रख लें। ये मान लो हमारे पास x आया, जो भी है। अब आप मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकाल लो तो कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा 1125। कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि मास तो चला है कैल्शियम ऑक्साइड का, है ना, तो इसका वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, इसको आप पूरा निकाल लोगे। मॉलिकुलर वेट इसका कितना हो जाएगा पूरा, हम इसको केजी में निकाल रहे हैं वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू। तो 125 इंटू 56, बाकी यूनिटरी मेथड है, आप यूनिट चेंज करके सॉल्व करो इतना, और इसको हम 63 kg लिख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर 63 ही होगा, ठीक है। तो बस आपको यही लफड़ा यहाँ समझना था, ये क्या हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला था, x mg ग्राम ऑफ MgO2 एसिड रिक्वायर्ड टू बी डिजॉल्व इन 1 लीटर टू प्रोड्यूस अ pH ऑफ 10, द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। pH कितना प्रोड्यूस करना है, 10, और pH 10, तो pH कितना हो जाएगा, 14 माइनस 10 कर लो, pH हो जाएगा अपने पास 4। pH 4 हो गया तो मतलब OH माइनस हम लिख सकते हैं 10⁻⁻, pH मतलब 10⁻⁻4 हो गया। मोल्स ऑफ OH माइनस लिख लो, मोल्स ऑफ OH माइनस कितना हो जाएगा भाई, 10⁻⁻4, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम कितना गिवन है, 1, तो हम यहाँ पे हिंट नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम 1 था तो वो इतना ही तो आएगा मेरे भाई। नंबर ऑफ मोल ऑफ MgOH ट्वाइस, देखो तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 OH है, समझना आप, 2 OH है, तो इसको डिसोसिएट करोगे तो ये MgOH ट्वाइस कितना देगा, Mg2+, और यहाँ पे 2 OH माइनस। तो यहाँ पे आप देखो 1 से 2 बन रहा है या 2 से आधा है, तो इसलिए हमने इसको क्या किया है, 10⁻⁻4 डिवाइड बाई आधा कर दिया, और 5 इंटू 10⁻, MgOH ट्वाइस आधा है ना OH का भाई, तो इसलिए हमने आधा कर दिया, तो ये 10⁻⁻5 आ जाएगा। अब मास पूछा था, मास ऑफ MgOH ट्वाइस, तो वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट मल्टीप्लाई कर लो, 5 इंटू जो भी आपके पास ये आया है, मोल्स आया, मोल में मॉलिकुलर मास का मल्टीप्लाई कर लो, 58, ठीक है, इंटू 10⁻³ मिलीग्राम, ये आ जाएगा 2.9 आंसर, ठीक है। तो ये सारे बढ़िया वाले क्वेश्चन हैं, इनको याद रखना। नेक्स्ट देख, मेटामर क्या होता है, जिनके किसी पर्टिकुलर सेम फंक्शनल ग्रुप हो लेकिन उनके अराउंड ज्योमेट्री क्या हो, अलग अलग हो, जैसे ये है और ये है, देखना, तो इधर 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन, इधर 2 कार्बन, इधर 3 कार्बन, तो अलग है, ये क्या है, मेटामर है। और एस फंक्शनल ग्रुप अलग है, तो वो उसे क्या बोलते हैं, फंक्शनल आइसोमर, ये फंक्शनल आइसोमर। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, साफ साफ दिख रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट अपने पास है ये, तो फिर से आइडोफॉर्म टेस्ट कौन सा नहीं देगा, जो देंगे वो वही होते हैं। आर मिथाइल, एक तो मिथाइल कीटोन होगा और एक 2 डिग्री OH होगा मिथाइल के साथ, ये कंपलसरी है। तो इसमें बोला था विच विल नॉट, मतलब कैन नॉट गिव, तो ब्यूटेनल नहीं देगा। देखो देख लेते हैं, ब्यूटेनल क्या होता है, 1 2 3 4 ये, तो इसमें तो ये नहीं देगा। 2 पेंटेनॉन, मतलब 1 2 3 4 5, 2 पे पेंटेनॉन, 1 2 3 4 5, ये तो देगा भाई। कौन सा, पेंटेनल देख लेते हैं, पेंटेनल नहीं देगा, 5 कार्बन 3 2 5, हाँ ये नहीं देगा। 3 पेंटेनॉल, 1 2 3 4 5 पहले बनाओ, 3 पे ऑल है, तो ये भी नहीं देगा। तो यस, अपने पास जो जो देंगे ये यही है, जो नहीं देंगे, पेंटेनल नहीं देगा, है ना, और 3 पेंटेनॉल तो कभी नहीं देगा, 2 पेंटेनॉन दे देगा,
और 3 पेंटेनोन देख लेते हैं, 3 पेंटेनोन देगा क्या, बना लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल OH, नहीं ये भी नहीं देगा भाई, 3 पेंटेनोन यही होगा, 1 2 3 4 5 नहीं देगा, तो ब्यूटेनल नहीं देगा, 3 पेंटेनोन नहीं देगा, 3 पेंटेनोन नहीं देगा, और पेंटेनल नहीं देगा, पेंटेनल कहाँ गया पेंटेनल, हाँ ये भी नहीं देगा पेंटेनल, और 3 पेंटेनॉल भी नहीं देगा, 3 पेंटेनॉल नहीं देगा, 4 हैं ऐसे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने, ये बोला है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो देखो जो CFSC होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी होता है, एनर्जी वेवलेंथ के इन्वर्स होता है, ठीक है। आपको CFSC का ऑर्डर देख लेना है। तो जो CFSC स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का ऑर्डर है CFSE का होता है CnNH3 और फिर H2O और फिर Cl- होता है, और वेवलेंथ का जस्ट रिवर्स कर देना है, वेवलेंथ का जस्ट उल्टा हो जाए, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल सा, क्या बोला था, इन द फॉलोइंग सिस्टम एट इक्विलिब्रियम अपॉन एडिशन ऑफ ज़ेनॉन गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर कंसंट्रेशन। तो मगर ऐसे मान लो अगर एडिशन ऑफ इनर्ट गैस हो रहा है, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस हो रहा है, इनर्ट गैस, तो जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन विल शिफ्ट टूवर्ड्स मोर नंबर ऑफ मोल, टूवर्ड्स मोर नंबर ऑफ मोल जिधर होंगे, है ना, जिधर ज़्यादा नंबर ऑफ मोल होंगे, तो प्रोडक्ट साइड ज़्यादा नंबर ऑफ मोल है भाई, ठीक है, तो इट विल शिफ्ट टूवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो देखो इसमें PCl5 क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और PCl3 इंक्रीज हो जाएगा, Cl2 इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन जो आप मैच करा लो, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये रही सारी कहानी, ठीक है। थैंक यू।